नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सामने आया, जहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी याचिका खारिज कर दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी याचिका खारिज कर दी है। और वहीं हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि छात्र स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक और कई देशों में जो विवाद हो रहा था, अब उसको लेकर हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो याचिका दायर की गई थी, उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और उन्होंने हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। और वहीं हिजाब को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। और वहीं आपको बता दें कि लगातार हिजाब विवाद पर सियासत भी गरमाई हुई थी और अब हाईकोर्ट का फैसला है, जहां पर हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। और वहीं हिजाब को लेकर छात्र को यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है और यूनिफॉर्म पहनने से छात्र मना नहीं कर सकते, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। और वहीं आपको बता दें कि यह फैसला हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने किया, जिसके बाद यह फैसला आया कि हिजाब की जो पहनने का जो है वो अब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, जिसके बाद स्कूल में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी के संसदीय दल की बैठक जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी संसदीय दल की बैठक के लिए अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पहुंच गए। और वहीं बैठक शुरू होने से पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई और यूक्रेन की स्थिति पर विदेश मंत्री के द्वारा प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा और साथ ही पीएम मोदी और जेपी नड्डा का मार्गदर्शन मिलेगा। और वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में बीजेपी के 301 सांसद है, जबकि राज्यसभा में 97 सांसद है। और बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की भी समीक्षा की जाएगी। और 10 मार्च को 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए, जिनमें पंजाब को छोड़कर बीजेपी ने सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया और पंजाब में बीजेपी कुछ नहीं कर पाई है। और वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का भी कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिला। और वहीं बाकी राज्यों में पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा और यूपी में तो बीजेपी ने ऐतिहासिक रच दिया है। और वहीं 37 साल बाद किसी पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आई है और इससे पहले आखिरी बार 1985 में कांग्रेस ने सत्ता में दोबारा वापसी की थी। और ऐसे में बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान चुनावों में अपने प्रदर्शन की समीक्षा करने वाली और आखिरी बार ऐसी बैठक 21 दिसंबर 2021 को हुई थी और तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने संसद में सांसदों की उपस्थिति को लेकर चिंता भी व्यक्त की थी। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार पद छोड़ दे और किसी दूसरे नेता को मौका मिले। और उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा और कहा कि अगर उन्हें हार के कारणों की जानकारी नहीं है तो कल्पना लोक में जी रहे। और वहीं उन्होंने ये बातें एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कही है। और वह इंटरव्यू में सिब्बल ने कहा कि वो विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार से हैरान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि CWC के बाहर भी एक कांग्रेस है और कृपया उनके विचारों को सुने अगर आप चाहें तो। और हमारे जैसे बहुत से नेता जो CWC में नहीं है लेकिन कांग्रेस में एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण है, क्या इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
हम CWC में नहीं है और देश भर में बहुत सारे कांग्रेसी है, केरल से, असम से, जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, जो उस दृष्टिकोण को नहीं रखते। और वहीं कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि गांधी परिवार कल्पना लोक में जी रहा है। और वहीं हार के बाद भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हार नहीं मानी और वो यूपी में 2024 के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। और वहीं सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी ने रविवार को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश में हार पर मंथन किया, लेकिन उससे पहले घंटों तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। और यूपी चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार बेहद निराशाजनक रहा। जमानत जब्त कराने में कांग्रेस नंबर 1 रही और कांग्रेस के 399 प्रत्याशियों में से 387 की जमानत जब्त हो गई। और वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली। और वहीं कांग्रेस को इस बार सिर्फ 2.33% वोट मिले और ये यूपी में कांग्रेस के इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन था। और वो भी तब जब प्रियंका गांधी लगातार यूपी में एक्टिव थी और चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने सड़क पर संघर्ष से लेकर भावनात्मक अपील तक सब दाव आजमाए, लेकिन चुनाव 2 ध्रुवी हो गए और चुनाव में कुछ काम नहीं आया और मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच ही लड़ा गया। लेकिन हार से घबराए बिना प्रियंका अगले चुनाव की तैयारियों में जुट गई। और वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ब्लू प्रिंट भी तैयार किया गया है। और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकाले जाने के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज राज्यसभा में बयान देंगे। और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उस सदन में शून्यकाल के दौरान कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्हें कांग्रेस सदस्य के.सी. वेणुगोपाल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य डॉक्टर वी शिवदासन के नोटिस मिले। और इस बीच विभिन्न दलों के सदस्यों ने यूक्रेन से सुरक्षित लौटे छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई है और सरकार से अनुरोध किया कि वो इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए। और वेणुगोपाल ने कहा कि यूक्रेन से लौटे छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और उन्होंने ये भी कहा कि उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए और सरकार को इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और वहीं तेलुगु देशम पार्टी के कनकमेदला रविंदर कुमार ने कहा कि हजारों की संख्या में मेडिकल शिक्षा की पढ़ाई करने छात्र यूक्रेन गए थे, लेकिन युद्ध की स्थिति में वो वहां फंस गए। और उन्होंने कहा कि वो सुरक्षित तो देश आ गए, लेकिन अब उनके भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को छात्रों के साथ ही सभी हितधारकों से बात करके छात्रों की आगे की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी की डिमांड अब बढ़ती ही जा रही। और वहीं पार्टी के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए अब हरियाणा में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की है। और आम आदमी पार्टी ने बताया कि गुरुग्राम से बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल और पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजेंद्र सिंह समेत कई नेताओं ने आपका दामन थाम लिया। और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री बलबीर सिंह सैनी भी आप मुख्यालय में पार्टी में शामिल हो गए। और इस मौके पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता और राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता उपस्थित रहे। और इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना कारवा बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है। और आपकी हरियाणा इकाई के प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने राज्य में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव में भी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अब भगवत मान ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ऐसा पहली बार होगा कि आप दिल्ली के बाहर पहली बार सरकार बनाएंगे। वहीं बिहार में बेची हुई जमीन भी उसके मालिक से वापस ले ली जाएगी अगर वो मठ या मंदिर से जुड़ी हुई हो। और वहीं राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने यह ऐलान किया है कि उन्होंने कहा कि मठ मंदिर की जमीन के मालिक वहां के भगवान ही होंगे और वहां की जमीन महंत या सेवादार के नाम से नहीं होगी। और इसको लेकर कानून भी बनाया जा रहा है।
और विधान परिषद में राजस्व और भूमि सुधार के बजट के संदर्भ में चल रही बहस के दौरान सोमवार को उन्होंने ये बात कही। और रामसूरत राय ने कहा कि प्रदेश में मठ मंदिर की 29,500 एकड़ जमीन में जो भी जमीन अभी अतिक्रमण में है उसे मुक्त कराने के लिए राजस्व और विधि विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और मठ मंदिर की जमीन का स्वामित्व अब केवल मंदिर विशेष के इष्ट देव के नाम होगा और मठ मंदिरों के साथ वक्फ बोर्ड की जमीन भी सरकार देखेगी। और उन्होंने कहा कि यह भी व्यवस्था होने जा रहा है कि मठ मंदिरों की जमीन पर सिर्फ धार्मिक काम होगा और दूसरे काम के लिए वहां की जमीन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और वहीं सोमवार को ही विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार ने फ्रेश सेटलमेंट की बात कही और उन्होंने कहा कि सर्वे सेटलमेंट का काम पूरा होगा और उसके बाद भूमि विवाद के मामले कम होंगे। इसके लिए राज्य सरकार फ्रेश सर्वे सेटलमेंट करा रही है। और नीतीश कुमार ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के बजट पर वाद विवाद के दौरान आरजेडी के सदस्य रामचंद्र पूर्वे के सुझाव पर ये बातें कही हैं। वहीं खबर अब महाराष्ट्र से है, जहां पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है और उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मामले और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी और उनकी याचिका पर अदालत ने 11 मार्च को सुनवाई पूरी कर ली थी। उसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 15 मार्च की तारीख दी थी और नवाब मलिक की ओर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने दलीलें पेश की थी और वहीं ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह पेश हुए थे। और नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ईडी की ओर से अपनी गिरफ्तारी के विरोध में दायर याचिका में ईडी की कार्रवाई को गलत और अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। और मलिक ने अपनी याचिका में ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को रद्द करने की अपील की और उन्होंने गिरफ्तारी को जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन भी बताया। और ये मामला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार से जमीन खरीदने से जुड़ा और इस मामले में जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया और इस मामले में ईडी ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था और वहीं जांच एजेंसी ने उन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों में शामिल बताया और गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी और हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद मुंबई की एक अदालत ने उन्हें 7 मार्च को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और अभी वो ऑर्थर रोड जेल में बंद है। और नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से कुर्ला स्थित गोवा वाले कंपाउंड की 3 एकड़ की जमीन को खरीदा था और इसके लिए उन्होंने सिर्फ 55 लाख रुपए दिए थे। और वहीं जांच एजेंसी का कहना है कि जमीन की मौजूदा कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। और वहीं अब कच्चे तेल के दामों में गिरावट आई है और रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने के प्रयासों के चलते ब्रेंट क्रूड फ्यूचर $109 प्रति बैरल तक जा लुढ़का है। और वहीं अमेरिका में कच्चे तेल के दामों में 8.75% की गिरावट आई और वहीं ये $100 प्रति बैरल के नीचे $99.76 प्रति बैरल तक जा फिसला है। और जाहिर है भारत के लिए राहत की खबर है जो अपने 80% कच्चे तेल के खपत के लिए आयात पर निर्भर है। और रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत और सीज फायर की उम्मीदों के चलते कच्चे तेल के दामों में गिरावट आई है और साथ ही इस बात को लेकर भी भरोसा बढ़ा है कि रूस के तेल का कोई विकल्प नहीं है। और वहीं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी रहा तो भी यूरोप रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता और युद्ध जारी भी रहा तो भी रूस से सप्लाई बाधित नहीं होगी, इसलिए भी कच्चे तेल के दामों में नरमी आई है। और वहीं आपको बता दें कि यूरोप अपने 40% कच्चे तेल और गैस के लिए रूस पर निर्भर है और चीन में फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी और वहीं चीन में कोरोना केस के 2 साल के उच्चतम लेवल पर है। और वहीं आपको बता दें कि चीन में एक और वजह सामने आई जहां पर अब वहां पे तेल जो है महंगा हुआ और वहीं अमेरिका के रूस से आयात पर रोक लगाने और यूरोप के भी रूस से तेल खरीदने के रोक लगाने की खबरों के चलते कच्चे तेल के दामों में ये बड़ी उछाल आई थी और वहीं 14 साल के उच्चतम स्तर पर ये जो तेल का दाम था वो पहुंच गया था।
मिशन 2022 के सत्ता संग्राम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की सियासी मैदान में खूब चर्चा रही और विपक्ष ने सीएम योगी को कई नाम भी दिए, जिनमें से एक था बुलडोजर बाबा। पर इस चुनाव ने साबित कर दिया कि बाबा के बुलडोजर के सामने विपक्षी दल टिक नहीं सका। शायद ही किसी को अनुमान था कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर इतना अहम किरदार बन जाएगा। पर गौरतलब है कि जैसे जैसे चुनावी रंग चढ़ता गया, बुलडोजर भी अपना जलवा बिखेरने लगा और आखिरकार बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई। पर आखिर क्या है चुनाव का बुलडोजर कनेक्शन, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर देश की नजर हमेशा ही टिकी रहती है और इस बार का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना गया। यही कारण है कि सभी पार्टियां इस चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आई। पर आखिरकार न जातिवाद काम आया, न नेताओं का सर्दी गर्मी वाला बयान, न गठबंधन का इंद्रधनुष चला, न ही चला जातिवाद, चला तो बस योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। दिलचस्प बात यह है कि योगी को बुलडोजर बाबा का उपनाम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ही दिया था। दरअसल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख के रूप में आदित्यनाथ को पहले से ही बाबा कहा जाता है। तो वहीं अखिलेश ने जैसे ही योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर पुकारा, बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे, लेकिन पत्रकार साथियों आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है, पत्रकार साथियों ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे इस बार उनका नाम भी बदल गया। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सीख के आ रहे हैं आजकल, जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे कि A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये। इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD, इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में ही कर लिया। भाजपा ने अखिलेश यादव के इस तंज को आड़े हाथों लिया और इसे योगी आदित्यनाथ के सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के सुशासन से जोड़ दिया गया। एक नया सोच किया और मैंने वहाँ एक बुलडोजर लगाया। हमारे नए लड़के जानते होंगे, मैंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया और मैंने उसको जिम्मेदारी की, देखो कितने पेशेवर माफिया हैं, अपराधी हैं, इनको ढूंढ करके इनके घरों को ढूंढो। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पूंजी जहां छुपाई है वहां पर बुलडोजर चला करके उसको निकालो और उत्तर प्रदेश का विकास करो। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी ने इस जुमले को खूब निभाया और खूब भुनाया भी और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा कहलाने लगे। चुनाव तो चुनाव, परिणाम के सामने आने पर भी भाजपा समर्थक और कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर ही अपना विजय रथ निकाल दिया। बहरहाल आपको बता दें कि इस चुनाव में बुलडोजर सख्त कानून व्यवस्था लागू करने और माफियाओं पर एक सरकारी जमीन को बुलडोजर की मदद से गुंडों और माफियाओं के हाथों से मुक्त कराया गया। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की जीत में सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे को सबसे बड़ा योगदान के रूप में माना गया और बुलडोजर इसका निशान बन गया। देखते ही देखते भाजपा की हर रैली में ये नारा गूंजने लगा, यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है।
तो वहीं गुरुवार को जब चुनावी नतीजे आए और भाजपा की जीत की तस्वीर साफ होने लगी तो ट्विटर पर बुलडोजर इज बैक ट्रेंड करने लगा। पूरे चुनाव में बुलडोजर की चर्चा इतनी तेजी से हुई कि चुनावी सभाओं में बुलडोजरों की प्रदर्शनी लगने लगी। महाराजगंज जिले के निचलौल में योगी आदित्यनाथ की जनसभा में गेरुआ रंग में सजाकर बुलडोजर भी लाया गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खूब खींचा। योगी आदित्यनाथ ने भी बुलडोजर को देखते ही मौके का फायदा उठाया और कहने लगे, बुलडोजर हाईवे भी बनाता है, बाढ़ रोकने का काम भी करता है, साथ ही माफियाओं से अवैध कब्जे को भी मुक्त कराता है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में दूसरी बार वापसी की है और भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत से भाजपाई गदगद है। प्रदेश में जबरदस्त जश्न का माहौल है और भाजपा समर्थक हर जगह बुलडोजर के साथ जश्न में डूबे नजर आए और भाजपा ने प्रदेश में कुल 273 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 125 सीटों पर विजय का तिलक लगाया है, जबकि बसपा ने 1 और कांग्रेस ने 2 और राजा भैया की जनसत्ता दल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।